learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. So today we will cover the topic consumer behavior and supply, जिसमें हम मेन चीज कवर करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. अब जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो हम प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है. तो इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे. वी विल कवर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सप्लाई. कि सप्लाई क्या होती है. सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस. ठीक है, एक गिवन प्राइस पे आप कोई चीज जो है मार्केट में सेल के लिए लेके आ रहे हो, बेचने के लिए आ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, उसके पास 1000 kg राइस है, जिसमें से ही इज विलिंग टू सेल 500 kg, जिसमें से वो आधे जो है वो बेचने के लिए तैयार है. ठीक है, 1000 के 1000 नहीं बेच रहा, ओनली 500 kg इज अवेलेबल. ठीक है, दैट इज सप्लाई. नेक्स्ट इज व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल. जब हम जो हमारा सप्लाई है उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, कितने प्राइस पे हम दे रहे हैं, दैट विल बी नोन एज सप्लाई शेड्यूल. एंड व्हाट इज सप्लाई कर्व. जब इसी सप्लाई को हम ग्राफिकल फॉर्म में देते हैं, दैट विल बी नोन एज सप्लाई कर्व. नाउ व्हाट इज मार्केट सप्लाई. ठीक है, अब मैंने एग्जांपल हमने लिया था कि एक फार्मर है, ही इज विलिंग टू सेल 500 kg, उसका 1000 kg है. ठीक है, अब मार्केट सप्लाई में हम बात करेंगे कि हम एक सप्लायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, ABCDEFG कितने ही. ठीक है, उनकी जो कंबाइंड सप्लाई होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्राइस पर यूनिट आ गया और A इज विलिंग टू सप्लाई दिस मच यूनिट, B इज रेडी टू सप्लाई दिस मच यूनिट एंड C इज रेडी टू सप्लाई दिस मच ऑफ यूनिट. ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उनका जो एडिशन होगा, जो टोटल होगा, दैट विल बी नोन एज मार्केट सप्लाई. नेक्स्ट इज अब व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. बेसिक डेफिनेशंस हमने कर ली, बेसिक मीनिंग हमें पता चल गया. अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है. जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड कवर किया था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, कि हम सिर्फ प्राइस को ध्यान में रखते हुए एक कंज्यूमर अपना बिहेवियर कैसे करता है. तो सेम चीज लॉ ऑफ सप्लाई में है कि हम सिर्फ प्राइस को ध्यान में रखते हैं कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, अगर चीज का प्राइस बढ़ता है तो मैं अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दूंगी. रीजन बीइंग, फिर मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा क्योंकि अब वो चीज महंगी हो गई है. आई विल इंक्रीज, ठीक है, माई प्रोडक्शन विद द इंक्रीज इन प्राइस. जबकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, इसका वाइस वर्सा था. इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, अगर मैं कंज्यूमर हूं, आई विल नॉट बाय दैट. ठीक है, बट एक प्रोड्यूसर क्या है, जब चीज महंगी हो रही है तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि वो चीज ज्यादा महंगे बिकेगी, उसको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, अब मेन चीज जो इसमें है, जो लॉ ऑफ डिमांड में भी थी, सेम जो लॉ ऑफ सप्लाई में है, वो है कि हम सिर्फ प्राइस को ध्यान रखेंगे, बाकी फैक्टर्स को हम ध्यान में नहीं रखेंगे. बाकी फैक्टर्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. पहले देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. सिर्फ हम प्राइस को ध्यान में रख रहे हैं. एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, इट्स सप्लाई आल्सो राइजेस. मतलब जो हमारा रिलेशन है दैट विल बी एक सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, वाइस वर्सा नहीं रहेगा. ठीक है, इट्स सप्लाई आल्सो राइजेस एंड एज द प्राइस फॉल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, अगर हमारा प्राइस जो है वो फॉल करता है, ठीक है, तो जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी. ठीक है, डाउनवर्ड चलेगी, सेम मूवमेंट रहेगी. द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी हैव डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. ठीक है, दैट इज हायर द प्राइस, लार्जर विल बी द सप्लाई एंड वाइस वर्सा. अगर चीज सस्ती है तो मैं ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगी, मैं अपनी सप्लाई भी कम कर दूंगी. अब इसकी हम जो सप्लाई शेड्यूल देखते हैं कि शेड्यूल में कैसे दिखता है. सपोज करो हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं कि मैं एक एप्पल्स की सप्लायर हूं. ठीक है, अगर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, आप देखो पहले 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6 इंक्रीज करता जा रहा है. एंड साइड बाय साइड क्या है कि पहले क्या, जब ₹1 प्राइस था एक एप्पल का, तो मैं सिर्फ 5 एप्पल सप्लाई कर रही थी. ठीक है, जब 2 हुआ तो मैंने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी. ठीक है, देन इंक्रीज, मतलब जैसे से प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारी जो क्वांटिटी की सप्लाई है वो बढ़ रही है. ठीक है, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन. नाउ वी विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि जैसे प्राइस राइज कर रहा है 1 to 2, 2 to 3. ठीक है, तो हमारी क्या सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर रही है. अब इसी डायग्राम को देखने का दूसरा नजरिया क्या है कि अगर जो प्राइस है वो डाउन जाता है, 6 to 5 आता है, 5 to 4 आता है. ठीक है, तो जो हमारी सप्लाई है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज. पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इफ प्राइस इज हाई, सप्लाई विल बी हाई. इफ प्राइस इज लो है तो जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी कम होती जाएगी. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. कि
प्राइस तो एक फैक्टर है ये कि हमारी सप्लाई जो है वो कैसी होगी, ठीक है, लेकिन और कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई को, जिनको हम अपने लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट भी मान के चलते हैं। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, डिटरमाइन कैसे करता है, प्राइस करता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस ज्यादा होगा तो प्राइस सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। अब सेकेंड फैक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी। द चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये हम सिर्फ डिटरमिनेंट्स बता रहे हैं, लेकिन जो हमारा अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको वी आर अज्यूमिंग कि विल बी कांस्टेंट, उस टाइम हम ध्यान में नहीं रखेंगे जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटोमेटिक एंड डिजिटल फोटोकॉपियर मशीन्स हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ फोटोकॉपी पर यूनिट एंड हेंस लार्ज प्रोडक्शन, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने लगे हैं कि फोटोकॉपी मशीन्स आने के बाद क्या हुआ है कि जो हमारी ऑटोमेटिक फोटोकॉपी होती है वो बहुत फास्ट हो गई है, प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गई है इस चीज की। नेक्स्ट इज price of factors. Change in price of factors also causing change in cost of production and thereby bring change in the supply of the product, ठीक है। सिर्फ प्राइस फैक्टर नहीं होता, हो सकता है लेबर सस्ती हो गई हो सकता है हमारे को जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो गया हो, कोई और फैक्टर है जो हमें चीप मिल रहा हो, तो उससे भी क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सस्ती कम हो जाएगी। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो हम क्या करेंगे, सप्लाई ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है कि अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो सस्ते हो गए हैं, वो हमें सस्ते दाम में मिल रहे हैं, दे आर चीप नाउ, तो वो भी क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है इंक्रीज करने का एक फैक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अदर प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं एंड सेकेंड इज जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ टी राइज, ठीक है, it will result in the reduction in the production and supply of coffee, ठीक है। अब क्या होगा कि जो टी की प्राइस बढ़ गए हैं तो जो सप्लायर होगा वो टी को क्या बढ़ा देगा, उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा, तो उससे क्या होगा, जो कॉफी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई टी महंगी होगी, हम टी ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। एज द प्रोड्यूसर विल विड्रॉ रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी एंड डिवोट दिस टू द प्रोडक्शन ऑफ टी, ठीक है। अगर सेम प्रोड्यूसर है कॉफी और टी का तो व्हाट दे विल डू कि टी से हमें प्रॉफिट ज्यादा आने लगे है, टी महंगी हो गई है तो हम टी की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। सेम इज द केस जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जहाँ पे ब्रेड एंड बटर की हम बात करते हैं, कार एंड फ्यूल की बात करते हैं, तो वहां पे भी सेम चीज होगी, जो चीज महंगी होगी उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जो उसका कॉम्प्लीमेंट गुड है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। इफ सेलर्स एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, ठीक है, दे वुड रिड्यूस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड होल्ड द कमोडिटी टू सेल इन फ्यूचर, जिसे ब्लैक मार्केटिंग भी कहा जाता है। अगर ये तो इट्स इलीगल, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है, सप्लायर को ये लगता है कि फ्यूचर में जो है प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, मेरे रिटर्न ज्यादा होंगे, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल होल्ड, ठीक है, वो उसको काला बाजारी करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है वो फर्क पड़ेगा, ठीक है, अभी कम हो जाएगी, बाद में वो इंक्रीज हो जाएगी, या हमें लगता है कि बाद में कम होगी तो अभी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो दीज वर द डिटर्मिनेंट्स कि सप्लाई को प्राइस के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सी मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, ठीक है। अब हमने बात की कि जो हमारी सप्लाई है वो प्राइस की वजह से चेंजेस आएंगे उसमें, ठीक है, लेकिन बिना हमारे इस प्राइस के कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हमारी सप्लाई में चेंजेस आ सकता है, ठीक है। अब उन दोनों ही चीजों को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो वो दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब क्या है, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद द राइज इन प्राइस इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स विद द फॉल इन प्राइस इट्स कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब सिर्फ एक फैक्टर की बात कर रहे हैं जो सिंपल सा बेसिकली हमारा लॉ ऑफ सप्लाई ही है कि हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज बीन अफेक्टेड बाय ओनली प्राइस, ठीक है। इफ देयर इज राइज इन प्राइस देयर विल बी सप्लाई, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर फॉल इन प्राइस होता है, ठीक है, तो यही जो एरो है इस तरफ हो जाएगा, अगर राइज करता है तो ये जो कर्व है अपवर्ड हो जाएगा, अगर प्राइस फॉल करता है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रीजन कि सिर्फ प्राइस में चेंज आया है। So from there we have extension of supply and contraction of supply. Same logic was there when we have studied law of demand, जहाँ पे हमने extension of demand और contraction of demand cover किया था. Now next is increase और decrease in supply, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो supply है, ठीक है,
वो प्राइस की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, वो उसको किसी और फैक्टर्स की तरफ पड़ेगा। अब और फैक्टर्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े ही थे। कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, जो हमारे फैक्टर्स हैं हो सकता है वो चीप हो गए हों, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आ गया हो, कोई सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज आ गया हो, या हमें लग रहा हो कि नियर फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं उसमें कोई चेंज आने वाला हो, ठीक है। वी हैव स्टडीड डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं ना हमने, तो वो उन फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, कोई और फैक्टर्स की वजह से हमारी सप्लाई में चेंज आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस तो सेम ही है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस की क्या बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, लेकिन क्या है सप्लाई ये क्या है, इंक्रीज करेगी अगर हम इस तरह से बात करेंगे, ठीक है, और ये डिक्रीज भी हो सकती है, रीजंस भी हो सकते हैं कुछ भी। तो जो हमारी मूवमेंट है वो इस तरह भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी आ सकती है, दोनों ही कंडीशन जो है वो यहाँ पे अच्छे से समझ आ रही है। अब मीनिंग देख लेते हैं। If more quantity of supplied at the same price due to favorable changes in factors other than price, ठीक है, प्राइस का कोई रोल नहीं, अदर फैक्टर्स का है, देन क्या होगा, हमारी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। हमारा जो हम इस तरह से अपना ये जो ग्राफ है, जो हमारा डायग्राम है, इस तरह से देखेंगे। लेकिन अगर किसी फैक्टर्स की वजह से अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, हमारी सप्लाई कम हो रही है किसी वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, किसी और रीजंस की वजह से, प्राइस के अलावा, तब हम जो ये हमारा डायग्राम है उसको किस तरह देखेंगे, हम इस तरह देखेंगे कि अब हमारी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो कम हो रही है, ठीक है। तो दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा सप्लाई का भी, और लॉ ऑफ सप्लाई भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज कांस्टेंट इन द लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम बोलते हैं ना अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वी आर अज्यूमिंग दे आर कांस्टेंट। प्राइस ऑफ लिटिल गुड, यस, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही चीजों को वी आर अज्यूमिंग कि वो कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट इज व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट्स स्लोप इज, ठीक है, अगर सप्लाई कर्व है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट इट शोज कि प्राइस बढ़ रहा है और जो हमारी सप्लाई है वो भी बढ़ रही है, उसी केस में हमारा सप्लाई ऊपर जाती है ना, तो इट शोज कि जो हमारी जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। अब जो मूवमेंट होती है, ठीक है, अलोंग द सप्लाई कर्व, उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, कंट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब जो चेंज इन सप्लाई वाला तो कुछ टर्म है ही नहीं, है ना, हमारे पास क्या टर्म है, कंट्रैक्शन है, इंक्रीज है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमने डायग्राम किया भी था ना जिसमें हमने बात की थी कि प्राइस हमारा सेम रहेगा, या तो मूवमेंट इस तरफ होगी या डिक्रीज की तरफ होगी, ठीक है। अगर जो मूवमेंट है वो क्या शो कर रही है, यहाँ पे ना हमारे पास डिक्रीज का ऑप्शन नहीं है, इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई नहीं आएगा, मूवमेंट हो रही है तो इट विल बी इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज, अब वही चीज आ गई, अगर राइटवर्ड शिफ्ट है सप्लाई कर्व में, व्हाट डज इट शोज, इंक्रीज इन सप्लाई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सेम कि हमारा जो राइटवर्ड शिफ्ट है दैट शोज देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। Still, in case you have any doubts, you can ask them in your Ask Your Doubt section. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next lecture.